हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस लेक्चर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का फाइनल पोर्शन पढ़ने वाले हैं, लेक्चर 3। और हम लोग आज इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं पूरी तरीके से। दैट इज़, ये चैप्टर हमारा आज वाइंड अप हो जाएगा और इसके बाद हमारा ज्योग्राफी में एक चैप्टर और बचेगा आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में बात हम लोग काफ़ी कर चुके थे और हम लोग देख चुके थे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को, है ना। आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत ही क्रिस्प टॉपिक है, ज़्यादा हमको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं जानने को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद आसम, स्वागत है आप लोगों का फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पे। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। तो अपना लास्ट लेक्चर जो हमने कल ख़त्म किया था लास्ट टाइम पे, तो मैंने आपको ये डायग्राम जो है ये फ्लो चार्ट बना के दिया था और मैंने आपसे कहा था कि ये जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, लाइक आयरन एंड स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, केमिकल हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैंने आपको इसमें एक्चुअली एक और चीज़ थी एंड दैट इज़, एक इंडस्ट्री और थी एंड दैट इज़ आई थिंक सीमेंट इंडस्ट्री नहीं लिखी थी, तो वो भी आप इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसको भी हम इन ब्रीफ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और जब हमारा ये सब डिस्कशन हो जाएगा, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट किस तरीके से हम लोग इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और उस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, किस तरीके से हम उस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। ठीक है, इन पे हम बात करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यानी हम लोग ये वाला पोर्शन पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात अगर आपसे मैं करूं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि व्हाट इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। हम लोग आज मिनरल बेस्ड पढ़ने जा रहे हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मतलब क्या था, जिसमें एग्रीकल्चर बेसिकली मेनली रिलेट करता था। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब बच्चों सिंपल सा ये होता है कि एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर रॉ मटेरियल मेटल्स या मिनरल्स हों, उसको हम लोग बोलेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। यानी आज जो हम इंडस्ट्री पढ़ने वाले हैं, उस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल जो होगा वो एक मेटल होगा या फिर एक मिनरल होगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं मिनरल्स की, कि रॉ मटेरियल या तो मिनरल होगा या फिर रॉ मटेरियल जो उसका वो मेटल होगा। तो आई होप ये पॉइंट आपको यहां पर एकदम क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन के पर्पज से हमारा डेफिनेशन यही है जो यहां लिखी हुई है। व्हाट इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री? ऐसी इंडस्ट्री जिसमें रॉ मटेरियल मेटल हो या फिर मिनरल हो। तो यहां लिख लीजिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जिसका क्या हो, शॉर्ट में लिख रहा हूं, मिनरल हो या फिर मेटल हो। आई होप डेफिनेशन इज वेरी क्लियर। ठीक है, तो चलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं सबसे पहले। और इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है, सबसे पहले मैं आपसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। आयरन एंड स्टील, अब जरा देखिएगा बच्चों, ये जो इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील, आपको क्या लगता है? आपके अगर आप घर में देखेंगे तो आपको ज़्यादातर चीज़ें दिखेंगी या तो वो आयरन की ही होती हैं या वो स्टील की होती है। मतलब इट इज़ समथिंग वेरी बेसिक। आपको घर में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे घर की रेलिंग्स हो गई, ठीक है, दरवाजे में लगियाँ आपकी जो कुंडी हो गई, ठीक है, उसके अलावा आपके यहाँ जो भी है, जो कुंडे आप खोलते हैं, दरवाजे खोलते हैं, वो भी, ऑल दीज आर समवेयर और रिलेटेड टू आयरन या स्टील। तो ये एक तरीके की ऐसी इंडस्ट्री, घर भी आपका बना हुआ है तो सरिया होती है, आयरन उससे बना हुआ है ना। मशीन के प्रोडक्ट्स होते हैं, कार आपके घर में है, गाड़ी आपके घर में है, बाइक आपके घर में है, कुछ भी है, सो इट रिक्वायर्स आयरन एंड स्टील, राइट। सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, है कि नहीं? तो मैं क्या ये कह सकता हूँ एक लाइन कहने के लिए कि येस इट इज़ अ बेसिक इंडस्ट्री। और हम बेसिक इसको क्यों बोल रहे हैं, ये इसको हम बेसिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसा है ना कि ये जितनी बाकी इंडस्ट्री हैं, ऑल अदर इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं, वो सारी इंडस्ट्री आयरन और स्टील इंडस्ट्री पे डिपेंड रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार इंडस्ट्री है,
अब कार इंडस्ट्री तभी चल सकती है अगर आयरन और स्टील इंडस्ट्री चल रही होगी, है कि नहीं। इसके अलावा कोई और इंडस्ट्री है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर अप्लायंस बना रही है कंपनी, तो वहां पर भी आयरन स्टील का यूज होगा, ठीक है। कोई भी जगह आप देखेंगे समथिंग और द अदर आपको आयरन या स्टील का यूज दिख रहा होगा। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री एक बेसिक इंडस्ट्री है, और उसका रीजन मैंने आपको ये बताया कि चाहे हैवी इंडस्ट्री हो, चाहे मीडियम इंडस्ट्री हो, चाहे लाइट इंडस्ट्री हो, सारी इंडस्ट्री डिपेंड करती है आयरन और स्टील इंडस्ट्री पे। तो बेसिकली ये बेसिक इंडस्ट्री कैसे हो गई, क्योंकि यहां क्या लिखा मैंने कि कोई हैवी इंडस्ट्री हो, कोई मीडियम इंडस्ट्री हो, कोई लाइट इंडस्ट्री हो, कैसी भी इंडस्ट्री हो, वो सब क्या करती हैं, दे आर डिपेंडेंट, है कि नहीं, दे आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट, ऑन दी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सो आई होप दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर, क्यों हम इसको एक बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इट इज नीडेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस थिंग्स लाइक मेडिकल इक्विपमेंट्स, लाइक डिफेंस इक्विपमेंट्स, सब जगह आपको इसका आयरन का इस्तेमाल देखने को मिलेगा, है ना। जैसे कि आपका टेलीफोनिक इक्विपमेंट्स हो गए, मोबाइल हो गया, आपका सेलफोन हो गया, जो भी आप यूज कर रहे हैं समवेयर और दी अदर वहां पर इन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, राइट। कंस्ट्रक्शन का मटेरियल हो गया, ये सब चीजें जो हैं वो आयरन और स्टील से ही निकल के यहाँ पर आती हैं। तो बेसिकली इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या इसको इसीलिए बोल सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है, तो इसका प्रोडक्शन या इसका कंजम्पशन, यानी आयरन और स्टील इंडस्ट्री का प्रोडक्शन या उसका कंजम्पशन, उसको हम रिगार्ड कर सकते हैं एज इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, राइट। मैं क्या लिख रहा हूं कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री का प्रोडक्शन हो रहा हो, यानी आयरन का प्रोडक्शन हो रहा हो, ठीक है, या उसका कंजम्पशन हो रहा हो, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन किसका, किसकी बात कर रहे हैं, किसका प्रोडक्शन कंजम्पशन, वो आयरन और स्टील का, ठीक है। तो उसको हम क्या रिगार्ड करते हैं, रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। मैं अभी बताता हूं आपको कि इसका मतलब क्या हुआ। कंट्रीज डेवलपमेंट मतलब किसी भी देश के अगर डेवलपमेंट को देखना है तो हमको उस देश का आयरन और स्टील इंडस्ट्री देखनी पड़ेगी। क्यों कैसी है, क्योंकि देखिए हर चीज में, चाहे कोई चीज प्रोड्यूस हो रही हो, चाहे जो कोई चीज कंज्यूम हो रही हो, वहां पर आपको आयरन और स्टील का रोल देखने को मिलता है। दैट इज वाई हम उसको इंडेक्स ऑफ कंट्री का डेवलपमेंट का चेक करने का भी क्राइटेरिया की तरह रख सकते हैं। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें कि अगर आयरन या स्टील को यहां फॉर्मेशन करना है तो क्या क्या चीजें हमको चाहिए पड़ेंगी और किस मात्रा में चाहिए पड़ेंगी, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार बुलेट लगा के लिख लीजिएगा, एग्जाम में जरूर आएगा। क्या क्या चीजें आपको चाहिए होती हैं व्हेन इट कम्स टू आयरन एंड स्टील। देखिए जरा, तो यहां पर बात कर रहा हूं मैं कि किस तरह से स्टील का फॉर्मेशन के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो एक तो आपको लिख लीजिए ऐसी दूर दूर, एक तो आपको चाहिए होगी आयरन का ओर, ठीक है। कोई भी मेटल देखिए इंडिपेंडेंटली ऐसे एग्जिस्ट तो कर नहीं रहा होगा, उसका ओर होता है, तो वैसे आयरन का ओर हो गया, ठीक है। उसके अलावा आप लिखिए फिर आगे, प्लीज राइट, ओहो ये मैंने ठीक है, ओके ठीक है। तो लिखिए कोकिंग कोल, वेरी इंपॉर्टेंट, कोकिंग कोल वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आप लिखिए लाइमस्टोन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर ये तीन जो हैं इंपॉर्टेंट चीज हैं अगर आपको स्टील का फॉर्मेशन करना है, स्टील बनाना है। और ये किस प्रपोर्शन में हमको चाहिए होते हैं, प्लीज मेंशन इट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहां पर स्टार लगाइएगा। 4:2:1 ये रेशियो में हमको चाहिए होता है। मतलब अगर हमने 4 हिस्से आयरन ओर के लिए, यानी मान लीजिए हम अगर नंबर बताऊं समझाने के लिए, अगर हमने 4 आयरन ओर लिए हैं तो आपको उसमें फिर 2 ही कोकिंग कोल मिलाने हैं और 1 लाइमस्टोन। तो ये तो रेशियो हो गया, परसेंटेज में निकाल सकते हैं इसको हम कि अगर हमको ये चाहिए होगा तो हमें कितना कितना आयरन ओर चाहिए, कितना, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां ये 3 चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन अगर स्टील को हमको थोड़ा सा हार्ड करना है, एक हार्ड क्वालिटी का स्टील बनाना है, तो हम लोग मैंगनीज का यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर हार्डनिंग मैंगनीज, ठीक है। ये किस लिए होगी, हार्डनिंग के लिए,
हार्डनिंग ऑफ स्टील। आई होप ये आपको चीज यहां पर क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये आप इसको याद ही करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव टू इट। तो अब सवाल ये आता है कि अगर इस तरह की इंडस्ट्री है, ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है, तो उसकी लोकेशन क्या होगी। ठीक है, लोकेशन पढ़ना है हमको, लोकेशन देखते हैं हम लोग। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मतलब अगर कोई प्रोडक्ट मान लीजिए ऐसी इंडस्ट्री है कि वहां वो प्रोडक्ट बन रहा है तो वो फिनिश्ड बन रहा है एकदम, तो डेफिनेटली वहां पर और क्या चाहिए होगा, वहां पर ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, राइट, ताकि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, उस पर्टिकुलर गुड को आप ट्रांसफर कर सकें उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से ऐसे एरिया में जहां मार्केट अवेलेबल हो। तो सबसे पहला चीज जो आपको देखने को मिलती है अगर इंडस्ट्री वहां पर लगी है, दैट इज ट्रांसपोर्ट, राइट। और उससे क्या होगा, उससे आप उस पर्टिकुलर गुड का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, फिर वो अलग अलग एरिया में फैल सकती है। ठीक है, तो चलिए एक बार आगे बढ़ने से पहले आपके एनसीईआरटी में एक चीज दी हुई है किस तरीके से यहां पर आयरन और स्टील का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, आयरन स्टील का फॉर्मेशन किस तरह से होता है उसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता ही है कि हमको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले हमको चाहिए होगा रॉ मटेरियल। तो हमारे पास रॉ मटेरियल आ गया, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, रॉ मटेरियल हमारे पास आ गया। अब ये रॉ मटेरियल आप भेजेंगे ब्लास्ट फर्नेस में। अब एक फर्नेस होता है, आई होप ये सब चीजें आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी हम यहां थोड़ा सा बना लेते हैं उसको कैसे हो रहा है। तो इसको हम भेजेंगे ब्लास्ट फर्नेस में। ठीक है, अब ब्लास्ट फर्नेस में यहां क्या क्या चीजें होंगी देखिए जरा। अब ब्लास्ट फर्नेस में क्या क्या होगा, सबसे पहले आप देखोगे कि आयरन ओर जो है, आयरन का ओर है बेसिकली, उसको हम मेल्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक चीज होता है ये, यही आयरन ओर है ना। तो इस आयरन ओर को पहले हम लेंगे और इस आयरन को क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। ठीक बात है, आयरन ओर भैया मेल्ट कर दिया गया। ठीक है, अब क्या किया जाए, तो आप देखोगे इसमें लाइमस्टोन को ऐड करेंगे। लाइमस्टोन भी आप देख रहे हो, ठीक बात है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं आ रही है बनाने में। लाइमस्टोन को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब बताइए क्या करेंगे जरा इससे बताइए। अब क्या है कि जो इसमें आपने क्या किया कि आयरन ओर को मेल्ट कर दिया। मेल्ट कैसे कर रहे हो आप, भाई आग में ले रहे हो ना, भाई आग में डाल रहे होगे, ब्लास्ट फर्नेस है, उसमें क्या होता है, हीट होती है, आग होती है, उससे क्या होगा, आयरन ओर क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, राइट। उसमें फिर आप जब मेल्ट हो रहा होगा तो उसमें आपने लाइमस्टोन ऐड कर दिया, इसमें कुछ बचेगा रेसिड्यू, स्लैग बचेगा, उस स्लैग को यहां पर रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, ये स्लैग है उसको यहां पर क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहां पर कोक, जो कोक है, कोकिंग कोल जो है, उस कोकिंग कोल को बेसिकली यहां पर हम लोग बर्न कर देंगे, ओर को हीट करने के लिए। ठीक है, बर्न टू हीट दी ओर, बर्न टू हीट दी ओर, ओर को यहां हीट करने के लिए बेसिकली इसको हम लोग यहां पर कर देंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि अब यहां क्या फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, यहां मिलेगा आपको पिग आयरन, इसको हम लोग क्रूड आयरन भी कहते हैं। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब यहां पर आयरन ओर यहां मेल्ट हो गया तो इसके बाद आप देखेंगे कि जो मोल्टन मटेरियल होता है, मोल्टन मटेरियल कुछ कुछ पिघला हुआ आइटम मोल्टन टाइप का होता है, नॉट फुल्ली लिक्विड, तो मोल्टन मटेरियल होता है उसको पोर कर दिया जाता है मोल्ड्स में, कॉल्ड पिग्स। ठीक है, तो पिग आयरन बेसिकली क्या है, मोल्टन मटेरियल, लिख लीजिए मोल्टन मटेरियल। ठीक है, एक तरीके का मोल्टन मटेरियल होता है जिसको आप बाद में पोर, ऐसे उंडेल देते हैं, पोर हो जाता है इनटू माउल्ड्स। ठीक है, जिसको हम लोग पिग्स बोलते हैं, तो वो फिर पिग आयरन का शेप लेता है। ठीक है, इसके बाद इस प्रोसेस के बाद क्या होता है कि यहां पर फिर ये जाता है स्टील मेकिंग के लिए। अब होती है यहां पर स्टील मेकिंग, और स्टील मेकिंग में भी बच्चों आप देखोगे क्या हो रहा है स्टील मेकिंग में, यहां पर जो आपके पास पिग आयरन है उसको आप प्यूरिफाई कर रहे हो बाय मेल्टिंग, या फिर आप देखोगे ऑक्सीडाइजिंग। इन तरीके से आप उसको जो है क्या कर रहे हैं, प्यूरिफाई कर रहे होंगे। और फिर उसके बाद यहां पर इसमें आप क्या करेंगे, आप मैंगनीज ऐड कर देंगे ताकि और ज़्यादा हार्डनेस हो जाए। और फाइनली आप फिर उसको लेटर स्टेज में, मतलब फिर उसका यहां से मैं इसको ऐसे ले जाऊं अगर, तो फिर आप इसको एक फाइनल स्टेज पे ले आएंगे स्टील मेकिंग के बाद, शेपिंग, फिर आप एक शेप दे रहे होते हैं
और उसमें आप उसको स्टील को प्रॉपर शेप दे देंगे। तो ये एक बेसिक तरीका है, आपके एनसीईआरटी में था तो मैंने इसको डिस्कस कर दिया। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि आप मैंगनीज ऐड करते हैं, मैं बता चुका हूँ वैसे कि मैंगनीज ऐड करते हैं ताकि उसकी हार्डनेस जो है मेटल की वो यहाँ पर बनी रहे, ठीक है। मतलब आप बेसिकली मैंगनीज ऐड कर रहे हैं, निकल ऐड कर रहे होंगे, आप इसमें क्रोमियम ऐड कर रहे होंगे, ऑल दीज थिंग्स उसमें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे यहाँ जो ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, ठीक है, हमारे यहाँ जो मेजरली आप देखेंगे जो हमारे यहाँ PSUs हैं, PSU जिसको हम लोग बोलते हैं, फुल फॉर्म है इसका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो मोस्ट ऑफ द PSU जो है वो अपने मार्केट करते हैं स्टील को थ्रू सेल। सेल मतलब बेसिकली ये सारे PSUs आपको देखेंगे कि ये जो सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके थ्रू यहाँ पर जितने भी PSUs हैं वो अपने इस प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द PSUs दे मार्केट देयर स्टील थ्रू सेल। तो PSUs अपना यहाँ पर सेल के थ्रू स्टील को क्या करते हैं, मार्केट कर देते हैं। तो आई होप ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जितने भी हम अब ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या है, बेसिकली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कुछ नहीं, सिंपली एक तरीके से आप कह सकते हैं गवर्नमेंट की यहाँ पर एंटिटीज है, गवर्नमेंट की कंपनीज हैं जो बेसिकली क्या करती हैं कि अगर उनको स्टील को मार्केट करना होता है, मार्केट में बेचना होता है, तो वो सेल के थ्रू, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के थ्रू वो लोग बेच देते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि चाइना जो है, चाइना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिए। चाइना को आप देखेंगे, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। चाइना क्या है, एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। और चाइना के साथ एक चीज और ऐड है कि चाइना नॉट ओनली लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लेकिन चाइना जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। मतलब सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी कर रहा है वही, और सबसे ज्यादा कंज्यूम भी कर रहा है। तभी तो आप देख रहे हैं ना कितना ज्यादा वहां पर आयरन स्टील का वर्क होता है, ठीक है। आपको बड़े बड़े वहां पर आपको पुल दिख रहे हैं, ब्रिजेस दिख रहे हैं, सब रिक्वायरमेंट होती है सरिया की, आयरन स्टील की, तभी तो बनता है वो, ठीक है ना। तो ये तो चाइना की बात हो गई। लेकिन मैं आपसे अगर बात करूं इंडिया के बारे में, इंडिया में क्या सिचुएशन है, लेट अस सी इंडिया की सिचुएशन यहां पर क्या है। तो मैं इसी के आगे लिख देता हूं। तो इंडिया में आप देखेंगे तो हमको ये पर्टिकुलर चीज आयरन स्टील छोटा नागपुर प्लेटो के आसपास मिलेगी, छोटा नागपुर प्लेटो, ठीक है। यहां पर आपको अपना इंडिया में आयरन स्टील देखने को मिलेगा, छोटा नागपुर प्लेटो का रीजन, छोटा नागपुर प्लेटो रीजन, ठीक है। इस जगह आपको यहां पर इंडिया में देखने को मिलेगा। और जो बेसिकली इसके आपको जो रीजंस हैं कि यार क्यों यहां पर, यहीं पर क्यों देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेट सी बात एक तो ये है कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए रीजंस। अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं ना लोकेशन एंड चैलेंजेस, तो हम यहां पर पढ़ रहे हैं कि इंडिया में इसकी लोकेशन ये क्यों है। तो वही दो चीज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जैसा मैंने आपको बताया था कि वी विल अंडरस्टैंड बोथ द थिंग्स इनटू टू पोर्शंस। तो पहला पोर्शन क्या होगा, पहला पोर्शन है यहां पर लोकेशन। तो लोकेशन देख चुके हैं हम लोग, कहां पर है, छोटा नागपुर प्लेटो। हम देखेंगे कि वहां लोकेशन क्यों, और दूसरा चीज हम लोग पढ़ेंगे चैलेंजेस, क्या क्या प्रॉब्लम आती है यहां पर। जैसे कि हम सारी इंडस्ट्रीज को पढ़ रहे थे वैसे हम इसको भी पढ़ेंगे। चलिए जरा देखते हैं क्या सिनारियो बनता है। तो छोटा नागपुर प्लेटो रीजन के आसपास आपको ये इंडस्ट्रीज देखने को क्यों मिलती हैं। पहला तो हो गया लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, वहां हमारा आयरन ओर मिलता है ना, आयरन ओर हमको उसी जगह मिलता है, तो इसलिए यहां पर लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर। एक तो इसका खर्चा नहीं होता, नंबर 1 पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या रीजन है कि लोकेशन इस जगह पे है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेलेबिलिटी किसकी, रॉ मटेरियल की, ठीक है। अब जरा देखिए आपको एक चीज लग रहा होगा कि यार ये तो लगभग सभी इंडस्ट्रीज की कॉमन प्रॉब्लम दिख रही है, सर ने लगभग सभी एक ही बताई है। तो हाँ बच्चों होता यही है, हर इंडस्ट्री में आपको प्रॉब्लम यही दिखेगी, या तो रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम होगी, क्या होगा इससे ज्यादा प्रॉब्लम, या फिर लो
जो चीज़ें मिल रही होंगी वो लो कॉस्ट की होंगी, तो इस वजह से चल रही होंगी चीज़ें, ठीक है ना। एक चीज़ और होता है, वो है चीप लेबर। ये भी आप कहीं भी घुसोड़ सकते हैं इस वर्ड को। मतलब ये ऐसे पॉइंट है ना बच्चों कि आप इसको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो इन वर्ड को आप डाल दीजिएगा। चीप लेबर हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, मार्केट हो गया। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे जब मैंने ये चैप्टर की शुरुआत करी थी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शुरुआत करी थी, तो मैंने आपको 5 रीजन वहां लिखवाए थे। वही 5 रीजन देखिए आपको रिपीट होते दिख रहा है। इसलिए मैंने सबसे पहली क्लास में आपको इसीलिए मेन कॉन्सेप्ट बता दिया था कि देखिए भाई यही चीज जो है वो रेपिटेशन में देखने को मिलेगी। अब इंडिया में इतना ज्यादा यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यार हम लोग आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग का इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है कि हम लोग उसमें एज बना पाए, हम अपनी फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि ऐसा क्यों। तो बेसिकली अब ये ऐसा क्यों का मतलब क्या हो गया कि व्हाट आर दी चैलेंजेस। चैलेंजेस को हम लोग यहां पर अब पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये भी बहुत आसान काम हो जाता है चैलेंजेस को समझना कि चैलेंजेस क्या होंगे, ठीक है। वही कॉमन चीजें आएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल हम कह देंगे, मतलब बना देंगे हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। पहला पॉइंट तो यही हो गया कि यार रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल आपने बोला ना अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, तो इसका चैलेंज यही है कि रॉ मटेरियल अवेलेबल तो है, ठीक है, लेकिन लिमिटेड सेंस में है, लिमिटेड, बहुत ज्यादा नहीं है। ये पॉइंट समझ में आ गया। नंबर 2 देखिए आप, इसके बाद पहला पॉइंट क्लियर हो गया। वही बात आएगी क्या, चीप लेबर। तो हम बोल देंगे लेबर हमारा चीप तो है, लेकिन लेबर के पास इतनी ज्यादा स्किल्स नहीं है, ठीक है। तो पुअर क्वालिटी ऑफ लेबर लिख लीजिए, पुअर क्वालिटी ऑफ लेबर, ये यहां पर हो गया, ठीक है। नंबर 3 पे आइए जरा। अब और देखिए, इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ पावर हो गया। आपको फर्नेस चाहिए ना, फर्नेस में आपको डालना है आयरन ओर, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एनर्जी चाहिए, पावर कहां से लाओगे, इर्रेगुलर लिख लीजिए। इर्रेगुलर, इर्रेगुलर क्या, सप्लाई ऑफ एनर्जी, इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। एक पॉइंट तो ये हो गया, और जो उसका लास्ट पॉइंट है वो बनता है, ठीक है, रॉ मटेरियल का चैलेंज हो गया, लेबर क्वालिटी पुअर हो गई, इर्रेगुलर सप्लाई हो गया एनर्जी का, और हमारे पास अब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो नहीं है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। कितने हमारे पास फर्नेसेस होंगे, ज्यादा है ही नहीं। तो एक तो ये रीजन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये रीजन होगा, ये होगा चैलेंजेस। तो आई होप आपको ये चीज यहां पर एकदम क्लियर हो गई। यही हमको पढ़ना है आयरन और स्टील इंडस्ट्री में, यही बेसिकली पढ़ना है ना। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यही पढ़ाया, 2 ही चीजें पढ़नी है, लोकेशन क्या होगी और उसके चैलेंजेस क्या हैं। मैंने आपको बता दिया, एक तरफ लोकेशन, चैलेंजेस। और एक बात गौर करिए कि लगभग सभी में सेम है, बस जो आपको आयरन और स्टील में अलग से दिखा जानने के लिए, वो क्या दिखा, ये हमने देखा कि कौन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और इंडिया में कहां पर मिलता है, राइट। फिर हमने देखा यहां पर कि किस तरीके से ये इसका प्रोडक्शन यहां देखने को मिलता है, इस पर्टिकुलर एरिया में किस तरह से ये प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, क्या कॉम्पोजिशन होना चाहिए, वो सब चीजें हमको यहां पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं यहां पर एल्यूमिनियम की। चलिए, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेटल है, ये मिनरल है हमारे लिए। एल्यूमिनियम की बात करूं आपसे मैं अगर, तो एल्यूमिनियम बेसिकली हमारा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल एलिमेंट है। मेटलर्जिकल आप बोल सकते हैं, मेटलर्जिकल इंपॉर्टेंस में आता है, मेटलर्जी की इंडस्ट्री में है। तो इसको लिख लीजिए, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। अब आपको पता होगा कि मेटलर्जी क्या होता है। देखिए, मेटलर्जी बेसिकली सब केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जब भी, मतलब मेटलर्जी एक तरह की साइंस होती है जिसमें आप लोग फिजिकल या फिर केमिकल बिहेवियर रीड करते हैं किसी भी मेटल का,
उसको हम बोलते हैं मेटलर्जी। ठीक है, सिंपल सा चीज होता है। तो यहाँ बेसिकली जो एल्यूमिनियम है वो एक तरीके से हमारी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है व्हेन इट कम्स टू मेटलर्जी, राइट। आपको ये पता होगा कि एल्यूमिनियम एक बहुत ही लाइट कलर का, लाइट है, नॉट कलर एक्चुअली, बहुत लाइट है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि ये जंग भी जो है नहीं खाता, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 ये हो गया, पॉइंट नंबर 2 ये हो गया। पॉइंट नंबर 3 पे आइए, और क्या क्या देखने को मिलेगा आपको भाई। डेफिनेट सी बात है, एल्यूमिनियम का यूज आप कहां कहां और कर रहे हैं भाई? वायर में करते हैं, गुड कंडक्टर है कि नहीं हीट का, लिख लीजिए, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसके अलावा आप देखेंगे ये मैलिएबल भी है। आई होप इसका मतलब आप समझते हैं कि इसको काफी ज्यादा बीट कर सकते हैं और एक डिफरेंट शेप दे सकते हैं। तो एल्यूमिनियम की ये कुछ खास बातें। ठीक है, अब इनका अगर आप देखेंगे यूसेज कहाँ कहाँ यूज होता है, तो बच्चों ये तो आप देखते ही हैं, एल्यूमिनियम का आजकल यूज, विंडो बन रही है एल्यूमिनियम पेन की। इवन छोड़ दीजिए विंडो, छोड़ दीजिए, एयरक्राफ्ट्स, जो प्लेन्स फ्लाइट्स हैं, एयरक्राफ्ट्स, वो सब यहां पर बने हुए हैं किससे? एल्यूमिनियम से बने हुए हैं, राइट। इवन आप देखोगे यूटेंसिल्स, बहुत सारे बर्तन होते हैं, यूसेज देखिए जरा इसका, आप लिख लीजिए इसको, यूसेज को। ठीक है, यूसेज पढ़ देख लीजिए क्या इसके यूसेज हैं। तो एक तो यूसेज इसका सिंपल सा यही हो गया जो मैंने बताया आपको। क्या यूसेज है इसका? ये आपको यूज हो रहा है यूटेंसिल्स में। कहाँ यूज हो रहा है? यूटेंसिल्स में इस्तेमाल हो रहा है। इनफैक्ट ये एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल होता है, एज आई जस्ट टोल्ड यू। ठीक है, यूटेंसिल्स हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, इन सब में जो है इसका इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पता है वायर्स में इस्तेमाल होता है, एल्यूमिनियम के वायर भी होते हैं, वहां पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं? तो ये कुछ जो है एल्यूमिनियम के यूसेजेस हैं कि इनके लिए। और इंपॉर्टेंटली ये है कि एल्यूमिनियम एक तरीके का सब्स्टिट्यूट बन चुका है अदर इंडस्ट्रीज के अंदर, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री में, कॉपर इंडस्ट्री में। ठीक है, इट इज अ सब्स्टिट्यूट, दिस पर्टिकुलर थिंग इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर स्टील। आप स्टील की जगह जो है एल्यूमिनियम का यूज कर लेते हैं। आप स्टील की जगह जो है वो आप यहां देखेंगे कि स्टील की जगह ये आपको क्या इस्तेमाल करने को मिल रहा है, जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, इसके अलावा लेड हो गया। तो ये सब चीजें जो हैं एक तरीके से क्या है? सब्स्टिट्यूट हैं। इनका सब्स्टिट्यूट हो सकता है, यानी एल्यूमिनियम का सब्स्टिट्यूट की बात करें अगर मैं, तो सब्स्टिट्यूट देखिए जरा, सब्स्टिट्यूट किसकी जगह सब्स्टिट्यूट होगा? एक तो आप सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं इसको कॉपर की जगह, एक आप सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं इसको स्टील की जगह। तो स्टील हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, इन सब की जगह ये एज अ सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल हो सकता है। अगर मैं एरियाज की बात करूं कहां कहां इसके प्लांट्स हैं, तो बच्चों इधर से आइए सीधे, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, फिर नीचे आ जाइए केरला हो गया, केरला से थोड़ा ऊपर आइए यूपी का बेल्ट हो गया, यूपी से जो नीचे आ गया छत्तीसगढ़ हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सारे रीजन हैं जहां पर आपको इनके प्लांट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी वाली बात कर लेते हैं किस तरीके से एल्यूमिनियम का यहां पर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अच्छा चलिए एक बार लिख ही लेते हैं क्या, चलिए लिख लेते हैं। एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन देखिए जरा आप, ठीक है, जरा देखिए। अब सबसे पहले क्या चाहिए हमको, अगर मैं एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूं, अगेन सेम थिंग जैसे हमने आयरन एंड स्टील में देखा था, हम देखते हैं एल्यूमिनियम में हमने क्या होता है। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको? सबसे पहले चाहिए हमको रॉ मटेरियल। चलिए भाई रॉ मटेरियल ले लेते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल यहां पर क्या होता है? रॉ मटेरियल बेसिकली यहां पर क्या हो गया? इट इज बॉक्साइट। बॉक्साइट, ठीक बात है, ये चीज क्लियर हो गया कि बॉक्साइट हो गया। अब यही बॉक्साइट का होगा, इससे क्या निकालेंगे हम? एल्यूमिना। ये इससे क्या निकालेंगे? एल्यूमिना। और एल्यूमिना यहां क्या है? एल्यूमिना इज नथिंग बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और यहां पर क्या हो रहा है? बेसिकली आप देखोगे जो बॉक्साइट है उसको क्रश कर देंगे और एल्यूमिना जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पर आप देखेंगे कि बॉक्साइट क्या हो गया? क्रश्ड। ठीक है, बॉक्साइट क्रश हो गया, जो चीजें निकली उसमें, और क्या हो गया कि एल्यूमिना जो है, एल्यूमिना आप देखेंगे वो एक तरह से पूरी तरह से
डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एल्यूमिना गेट्स डिजॉल्व्ड। तो आई होप ये भी आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, प्रोसेस में क्या था, पहले बॉक्साइट था, उससे एल्यूमिना बनाया यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसमें क्या किया, उसमें किया ये कि बॉक्साइट जो था उसको क्रश कर दिया और जो यहाँ पर एल्यूमिना था उसको वो यहाँ पर डिजॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एल्यूमिना। इसके बाद आप देखोगे कि जो बल्क वाला पोर्शन बचता है, बल्क यानी जो बल्क हम कह सकते हैं जो पोर्शन स्मेल्ट हो जाता है, जो बचता है उसको हम भेज देते हैं स्मेल्टर में। अब स्मेल्टर क्या है, स्मेल्टर में आपको क्या होगा, वहाँ पर काफ़ी हीटेड ओर होगा, उस हीटेड ओर से उसको बेसिकली पास किया जाता है। ठीक है, किसको, एल्यूमिनियम को, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको यहाँ पर थोड़ा सा याद होना चाहिए कि बल्क जो बल्क में होता है और, ठीक है, उसको आप यहाँ पर भेज सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इस तरह से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कि एल्यूमिनियम का आप प्रोडक्शन जानने बैठ जाइए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या तरीका है जानने का कि एक तो रॉ मटेरियल है बॉक्साइट, बॉक्साइट से आप बनाएंगे एल्यूमिना, एल्यूमिना बेसिकली क्या हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, और उसके बाद वहाँ से आप इसको जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एल्यूमिनियम बना सकते हैं। ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है यहाँ पर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रायोलाइट, क्रायोलाइट। ठीक है, ये एक तरीके का आप देखेंगे तो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बेसिकली इट्स अ मोल्टन थिंग। ठीक है, इट्स अ मोल्टन मेटल विच इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोलाइट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये कि क्या है, ये मोल्टन मेटल है। ठीक है, जो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रही है। ठीक है, तो आई होप ये आपको एल्यूमिनियम की चीज़ें भी सिंपल समझ में आ गई होंगी, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, सिंपल सा आपको इतना याद रखना है कैसे ये यूसेज होगा इसका। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो रॉ मटेरियल कैसे कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, बॉक्साइट, बॉक्साइट से क्या बना रहे हैं, बॉक्साइट क्रश कर दे रहे हैं, एल्यूमिनियम डिजॉल्व हो जा रहा है, जो बन के आ रहा है उसको बोल रहे हैं एल्यूमिना। ठीक है, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, मतलब ये था बेसिकली, उसमें ऐसा कुछ रिएक्शन हो गया और फिर उसके बाद यहाँ से बल्क जो और होगा उसको यहाँ पर भेज देते हैं स्मेल्टर की तरफ। ठीक है, तो वहाँ पर ये सारा कार्यक्रम होगा और वहाँ पर क्रायोलाइट होता है जो एक मोल्टन मेटल की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ एल्यूमिनियम की काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो इसको लिख लीजिए, क्रायोलाइट जो है मोल्टन मटेरियल एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप ये भी आपको यहाँ पर अच्छे से एल्यूमिनियम क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए अब बात करें अगर केमिकल इंडस्ट्री की, तो केमिकल इंडस्ट्री यू नो अगेन, केमिकल इंडस्ट्री चलिए देखिए, केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो यहां पर आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक हो गया इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक हो गया, और दूसरा हो गया ऑर्गेनिक। ठीक है, पहला हो गया इनऑर्गेनिक, दूसरा हो गया ऑर्गेनिक। तो अब मैं आपसे बात करूं इनऑर्गेनिक केमिकल्स की, मतलब इसको केमिकल्स बोलते हैं, केमिकल इंडस्ट्री मतलब इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है, और ये हो गया ऑर्गेनिक केमिकल्स, राइट। अगर मैं यहां पर इनऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करूं तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, इसको बोलते हैं H2SO4, इससे क्या बनता है, इट इज बेसिकली यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, राइट। इसे इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर, आप देखेंगे सिंथेटिक फाइबर्स, इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक प्लास्टिक्स हो गया, ठीक है, एडेसिव्स हो गया, ये सब चीजें जो हैं आप यहाँ पर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड से बना सकते हैं। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड भी होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसके अलावा आपको देखिए नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। इस तरह का आप एग्जाम्पल्स को केमिकल इंडस्ट्री में रख सकते हैं। आप देखिए केमिकल इंडस्ट्री मतलब किसी ना किसी प्रकार का केमिकल बना रही होगी, है कि नहीं। अब केमिकल्स का यूज आपको पता ही कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आज के टाइम पे, बहुत सारा केमिकल यूज करते हैं चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, राइट। तो केमिकल इंडस्ट्री में अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिकल्स की, तो वो बेसिकली H2SO4 हो गए, ठीक है, नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एल्कलीज हो गए, सोडाज हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हो गया इनऑर्गेनिक केमिकल्स की बात। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करूँ तो उसमें क्या क्या आएगा, जैसे कि हो गया पेट्रोकेमिकल्स, जैसे कि हो गया सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है, और जैसे कि आप देखेंगे जैसे कि होता है डाई स्टफ्स हो गए,
है ना, जैसे कि आपके प्लास्टिक्स हो गए, जैसे कि आपके फार्मास्यूटिकल्स हो गए, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनिक में आएंगी। तो क्या क्या आ जाएगा, फार्मास्यूटिकल्स आ गया, ठीक है, फार्मा लिख दिया मैंने, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, ठीक है। ऑर्गेनिक में आपको और क्या क्या देखने को मिलेगा, लाइक फॉर एग्जांपल बताया मैंने, पेट्रोकेमिकल्स हो गया, ठीक है, सिंथेटिक डाइज हो गया, तो पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है, फिर सिंथेटिक डाइज हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस केमिकल इंडस्ट्री को, ज़्यादा इसमें जानने को है नहीं, आपके एनसीईआरटी में भी इतना नहीं दिया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि केमिकल इंडस्ट्री आपको पता है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगेन इंडस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल इंडस्ट्री, क्योंकि हमको हर तरीके का यहाँ पर केमिकल्स जो है ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर कुछ उदाहरण ऑलरेडी दे दिए हैं, राइट। अब अगर मैं बात करूँ आपसे यहाँ पर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है अगेन। अब फर्टिलाइजर्स आपको पता है, फर्टिलाइजर्स भी कुछ ज़्यादा नहीं होता है, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री, ठीक है। अब फर्टिलाइजर्स पता है खेती बाड़ी में कितना इस्तेमाल होते हैं फर्टिलाइजर्स, भाई यही तो होता है, खेती बाड़ी होती है, फर्टिलाइजर चाहिए, ठीक है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप देखिए फर्टिलाइजर्स में यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया वो इंक्लूड होगा इसमें, ठीक है, फॉस्फेटिक आपको जो फर्टिलाइजर्स दिख रहे हैं वो इंक्लूड होंगे, ये सब चीज़ें जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में आप देखोगे कि यहाँ पर आपको मिलेगा लॉट ऑफ, हम कह सकते हैं कि जो जो फर्टिलाइजर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजनस ऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओहो अभी स्पेलिंग सही नहीं लिखूंगा तो आप लोग कहोगे सर स्पेलिंग, अच्छा इतना क्यों होता है आप लोगों को स्पेलिंग का, है, ठीक है। और आई होप पढ़ाई लिखाई आप लोगों की चल रही होगी, अच्छे से आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हम लोग बहुत आराम से चल रहे हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव हम लोगों का यही है कि आप लोगों को कंटेंट बहुत हम लोग दे चुके हैं, है ना। अब जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होता है कि भाई ऐसा तो है नहीं खाता चले जाते हो, यू गिव सम टाइम ना, आपने खूब खाना खा लिया उसके बाद आप खाने पर आप थोड़ा टाइम देते हो कि खाना पच जाए हमारा। तो जैसे कि स्टमक को ज़रूरत है खाना पचाने की, वैसे ही हमारे माइंड को भी ज़रूरत होती है नॉलेज पचाने की। अभी आपने कोई चीज़ पढ़ लिया, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा चैप्टर्स आपको इमीडिएट करा दिए हैं, अब आप लोगों ने उसको यहाँ पर क्या किया, आपने भर लिया दिमाग में। अब जैसे दिमाग में भर लिया अगर आपने, और उसको अगर आप भर लेते हैं और तुरंत भरते चले जाते हैं, तो एक टाइम बाद आपको समझ में आना बंद हो जाता है। तो दिमाग को भी टाइम चाहिए ना, दिमाग को भी टाइम चाहिए कि वो किस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को पचा ले, समझ ले, मतलब दिमाग में जो आपने पढ़ाई करी है वो आपको रिटेन हो जाए। इस वजह से हम लोग इस एंगल से भी आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा डिले, चीज़ों को शेड्यूल को रीशेड्यूल किया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपका मई में एग्जाम चला गया है, ठीक है चला गया दो, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को अब रिलैक्सेशन इस बात का है कि हम लोग बेसिकली चीज़ों को याद करके रिटेन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात हुई है कि नहीं। तो जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हो गए, ये सब यहां पर इस्तेमाल होता है। मेनली आप देखिए इसमें यूरिया होगा, यही तो होता है आपका फर्टिलाइजर्स, अरे हाँ ना, यही तो होते हैं फर्टिलाइजर्स। आपसे कितने पेड़ पौधों के लिए फर्टिलाइजर चाहिए होते हैं, है ना। तो ये सब कहाँ से आएगा, इसी जगह से आएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम आप देखेंगे कि जब पहले हम लोग थे, जब हम लोग इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, तो बेसिकली इतना ज़्यादा इस इंडस्ट्री का रोल नहीं हुआ करता था, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्री के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आप देखेंगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया है, बहुत तेज़ी से ये बेसिकली आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है। इवन आप देखेंगे इसका एरिया फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का, यू विल फाइंड इट इन गुजरात समवेयर, ठीक है, गुजरात मिलेगा आपको, गुजरात में देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये देखने को मिलेगा कि हाँ तमिलनाडु में है, यूपी के एरिया में भी है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट पंजाब में भी है, केरला में भी है, तो लिख लीजिए इसको, ठीक है। गुजरात हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है। ये सब जो है यहाँ पर आपको फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाएंगी। तो आई होप ये आपको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी क्लियर हो गया। सीमेंट इंडस्ट्री की बात करूँ आपसे मैं अगर, तो बच्चों सीमेंट इंडस्ट्री तो आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है, घर घर इतने बनते हैं, तो सब जगह क्या होता है, सीमेंट का ही यहाँ पर रोल सामने आता है,
वेरी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट, सीमेंट का रोल आता है। अब सीमेंट का आप देखिए यहाँ कंजम्पशन बहुत होता है कि नहीं, कंजम्पशन, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री कंजम्पशन कैसे हो रहा है, चाहे आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो आपको यहां पर क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आप यहां पर एक तरह से कंस्ट्रक्शन का वर्क कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके से सीमेंट इंडस्ट्री का यूज हो गया। हर जगह सीमेंट इंडस्ट्री छाई हुई है क्योंकि सीमेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है सीमेंट की, ठीक है। तो इंडिया बेसिकली आप देखोगे कि हमारे यहाँ ये इंडस्ट्री काफ़ी ठीक ठाक क्वांटिटी में है, सीमेंट इंडस्ट्री, रिक्वायरमेंट भी हम लोगों क्या बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, लेकिन ठीक है ना। तो ये भी एक सीमेंट इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे कि आप और देखिए इसमें कोल हो गया, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इलेक्ट्रिक पावर हो गया, ये सब चीज़ें जो है ये नीड होता है, ये बेसिकली रिक्वायर्ड होता है, ठीक है ना। इसके लिए आपको ज़रूरत है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, यू शुड हैव कोल, ठीक है, यू शुड हैव इलेक्ट्रिक पावर, ये सब रिक्वायरमेंट होती है, लाइमस्टोन चाहिए, सिलिका चाहिए, ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन व्हाट, इन सीमेंट इंडस्ट्री। तो सीमेंट इंडस्ट्री आपको पता है ये जनरल चीज़ें हैं, तो यहाँ पर इतना कुछ समझाने के लायक भी नहीं है, जैसा कि बता रहा हूँ आपको कि बहुत ही जनरल चीज़, सिंपल चीज़ें हैं। और सिंपल कैसे हैं, सिंपल इस सेंस में ही है कि भैया सीमेंट इंडस्ट्री है, आपको पता है घर घर में जब घर बनता है नया तो इस्तेमाल हो रहा है, कुछ टूट फूट गया वहाँ पर घर के अंदर तो सीमेंट इंडस्ट्री का इस्तेमाल होता है, सीमेंट का इस्तेमाल होता है, राइट। तो ये हो गया हमारा सीमेंट इंडस्ट्री की बात हो गई। अब हम यहाँ पर बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब मैं ऑटोमोबाइल के बारे में क्या ही बता दूँ, अब ये सब चीज़ें बच्चों आप लोग आराम से अपने एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या हो गया, इंडस्ट्रीज लाइक आपकी जो भी गाड़ी घोड़ा की इंडस्ट्री है वो सारी इंडस्ट्रीज जो है आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाएंगी, है कि नहीं। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बार बार बोला है कि ये इंडस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ऑटोमोबाइल होगा तो भी क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। और ट्रांसपोर्ट कब होगा, जब हमारे पास एक अच्छा नेटवर्क होगा। अब नेटवर्क कैसा, बी दैट नेटवर्क ऑफ रेलवेज, ठीक है, या वो अच्छा रोड का नेटवर्क हो, रोडवेज। तो ये चीज यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भैया ऑटोमोबाइल है तो ऑटोमोबाइल का एक तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट, भैया ऑटोमोबाइल है, ट्रांसपोर्ट चाहिए, और ट्रांसपोर्ट ही क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट कब सक्सेसफुल होगा, अगर नेटवर्क अच्छे हो, यानी रेलवे का नेटवर्क अच्छा हो या रोडवे अच्छा हो तो हमारा ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा। और ट्रांसपोर्ट हो, डिमांड इसकी जो है, ट्रांसपोर्ट की डिमांड ये तो बढ़ती चली जा रही है, तो ऑब्वियसली हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब मैं एक और इंडस्ट्री की आपसे बात करूं तो एक इंडस्ट्री अपनी होती है इंफॉर्मेशन आईटी, इसको बोलते हैं, ठीक है, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होती है वो, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इसकी बात हम यहां पर अगर करेंगे तो देखिए अब इसमें क्या क्या आएगा, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, इसमें इंक्लूड हो जाएगा जैसे कि आपका हो गया टेलीविजन, टीवी हो गया इसमें आपका, ठीक है। इसमें आप देखिए और भी जितना भी गैजेट्स होंगे वो सब आपके यहां पर इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे कि आप देखिए ट्रांसमीटर हो गया, राइट फ्रॉम ट्रांसमीटर से लेकर टेलीविजन तक, ठीक है, ट्रांसमीटर भी आपको आप देखने को मिलेगा। तो राइट फ्रॉम ट्रांसमीटर टू टेलीविजन यू विल फाइंड एंटायर थिंग कमिंग अंडर दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। आपको पता है फ्रिज अप्लायंस होगा, एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, अवन हो गया, ये सब क्या है, दीज आर ऑल डिपेंडेंट ऑन सम व्हाट, दीज आर ऑल डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है ये, ठीक है। टीवी हो गया, आपका म्यूजिक सिस्टम होता है, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सब इंडस्ट्री भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो बेंगलोर है, बेंगलुरु जिसको बोलते हैं हम लोग अब, ठीक है, बेंगलुरु, तो ये बेंगलुरु हमारा क्या हो चुका है, ये एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल बन चुका है कंट्री का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए इसको वहां पर कि इट इज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल, ओहो, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हमारा बेंगलुरु हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे कि एक और कोई इंडस्ट्री बची है हमारी, आई थिंक सभी हो गई, आयरन स्टील हो गया, ठीक है,
एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, सब तो हो गया यार, ठीक है, सारे इंडस्ट्रीज हो गए, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं यहां पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की। बहुत ही ओपन टॉपिक है, देखिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब जरा देखिएगा क्या हो रहा है यहां पर। अब देखिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से कितना ज्यादा यहां पर प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ये हमको पढ़ना है, ठीक है। क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की वजह से जो चीजें बनती हैं, ठीक है, तो कंपनीज या इंडस्ट्रीज क्या करती हैं कि वो अपना वेस्ट जो होता है उसको क्या करती हैं, वो डंप कर देती हैं। अब ये वेस्ट जो होता है वो या तो ओपन में डंप होता है, ठीक है, या फिर उसको वाटर में डंप कर देते हैं, ठीक है, इन सब जगह पे इनको यहां पर डंप कर दिया जाता है। अब इमेजिन करिए कि अगर ये वेस्ट है किसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का निकल के आया, उसको डंप कर दिया ओपन में, तो ये डेफिनेटली क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है भाई, बहुत सारी डिजीजेस पैदा कर सकता है कि नहीं, बहुत सारी डिजीज हो सकती है इससे हम लोगों को। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई अगर ओपन में है तो ये लैंड पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, यानी वो डिजीज लैंड पे उठ सकती है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ये वेस्ट जो डंप किया गया कहां पर, लैंड पे डंप किया गया है, राइट। इसके अलावा अगर ये डंप कर दिया जाए पानी के अंदर, वाटर के अंदर, तो क्या होगा भाई, ऑब्वियसली जो मेरीन लाइफ है, मेरीन लाइफ वो भी ज़्यादा बहुत हैम्पर हो जाएगी। मान लीजिए आपका यहाँ इंडस्ट्री का प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ वेस्ट आया उसको डंप करते जा रहे हैं पानी के अंदर, यही तो हो रहा है बेसिकली। अगर आप देखिए रिवर गंगा की बात करें तो इट इज़ वेरी क्लीन, जब वो ऊपर हिमालय से उतरती है बहुत क्लीन है, लेकिन जब वो प्लेन्स में एंटर करती है, नियर अबाउट आप देखोगे इन द एरिया ऑफ कानपुर, एट दीज एरियाज, यहाँ पर गंगा बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। रीज़न क्या है कि कानपुर में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सब का जो सीवेज गंदा पानी है, गंदगी है, वो सब आके उस नदी में यहाँ पर रिवर गंगा में डिपॉजिट हो जाती है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वेस्ट है उसको डंप कर दिया जाता है, या तो ओपन में कहीं या फिर पानी के अंदर। पानी के अंदर करेंगे तो डेफिनेटली मरीन लाइफ हैम्पर हो रही है, और अगर मरीन लाइफ हैम्पर होती है, जैसे मान लीजिए फिश हैम्पर हो गई, फिश की उस जगह यहाँ पर मर गई फिश, तो अब जो फिश मर गई तो जो फिश बेसिकली अंदर रह के पानी के जो भी यहाँ ऑर्गेनिजम्स को खा रही थी, वो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा बढ़ने लगेंगे, क्योंकि फिश है ही नहीं उनको खाने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लूम हो जाता है बाकी चीज़ों का, ठीक है, एल्गीज ये सब चीज़ों का ब्लूम हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली कितना प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यहाँ पर एक तरीके से डंप, आप जो उसका जो निकल के आ रहा है वेस्ट, उसको आप डंप कर दे रहे हैं, तो इट इज क्रिएटिंग सम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रहा है, एनवायरमेंट की प्रॉब्लम्स को यहाँ पर बढ़ा रहा है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे तो नॉट ओनली वाटर पॉल्यूशन, इसमें आपको एयर पॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, एयर पॉल्यूशन होगा यहाँ पर, ठीक है, लैंड पे है तो एयर पॉल्यूशन हो गया। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, बता दिया मैंने आपको वाटर पॉल्यूशन। इसके अलावा नॉइज पॉल्यूशन भी तो होता है, नॉइज पॉल्यूशन। अब नॉइज पॉल्यूशन में बेसिकली आप क्या क्या देखने को मिल रहा है भाई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, बहुत सारा ऐसी इंडस्ट्रीज चल रही है, आवाज बहुत आ रही है, तो नॉइज पॉल्यूशन क्या करता है, इट बेसिकली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एंजाइटी, ठीक है, बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं, आप परेशान हो जाते हो, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, अरे बहुत आवाज आ रही है, पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो नॉइज पोल्यूशन इज ऑटोमेटिकली अ थिंग विच बेसिकली अफेक्ट्स द माइंड, सीधे सीधे। तो यू डेवलप अ लॉट ऑफ एंगर, यू डेवलप अ लॉट ऑफ एंजाइटी आपको होने लगती है। तो इस वजह से यहाँ पर ये इफेक्ट भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का यहाँ पर देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर थर्मल प्रोडक्शन पॉल्यूशन भी होता है। थर्मल पॉल्यूशन आपको पता है, थर्मली आपको जो वहाँ पर हीट के थ्रू हो रहा है थर्मल, वो भी वहाँ पर हो गया। तो इसका जो आप देखेंगे इस सब का चीज़ है, यानी एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, नॉइज पॉल्यूशन हो गया, इन सब का फर्क जो है वो वाइल्ड लाइफ पे पड़ता है। वाइल्ड लाइफ, अब आप जो है वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं मरीन लाइफ को, कि हाँ यार पानी वाले लाइफ भी तो जो जानवर है वो भी तो उसमें इंक्लूड होते हैं। ऑल दीज थिंग आर,
तो सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है और इससे हमको वेस्ट, जो भी चीज़ें वेस्ट हो रही हैं, ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्री है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो इंजेक्शंस बनाती है, तो क्या हो रहा है, जो इंजेक्शन खराब हो गया, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल के आया उसको डंप कर देते हैं उठा के, तो मेडिकल वेस्ट बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा नदी के किनारे, मेडिकल वेस्ट, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली आ रही हैं, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है, हाउ कैन वी कंट्रोल इट। तो देखिए यहाँ पर कंट्रोल करने के तरीके कुछ हैं, इंपॉर्टेंट तरीके हैं, उसको आप यहाँ पर अगर फॉलो कर लेते हैं तो इसमें एग्जाम में भी आप उसको लिख सकते हैं। तो देखिए पहला चीज क्या है, अगर वाटर की बात करें, वाटर की बात करूं आपसे मैं अगर, ठीक है, तो यहां पर आप उसको रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, रिसाइकिल कर सकते हैं आप चीजों को, रीयूज रिसाइकिल, इस तरीके से आप जो है चीजों का जो डिग्रेडेशन हो रहा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की वजह से वो फिर थोड़ा कम हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये भी एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, ये भी आप कर सकते हैं, कंट्रोल करने का तरीका होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखेंगे तो और भी चीजें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये माइक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, हाँ, तो जैसे कि हो गया बायोलॉजिकल चीजें हो गई, है ना, जैसे कि हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम लोग कोई मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर हम लोग कुछ टेक्नोलॉजी, मतलब बेसिकली क्या हो सकता है कि हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से। मतलब अगर हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, हमारा टेक्नोलॉजी में अगर बहुत अच्छा एडवांसमेंट आ गया तो उसकी वजह से, उसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डिग्रेडेशन को होने को रोक सकते हैं, ठीक है, या उसका इफेक्ट जो है वो कम कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे हम चीजों को रिसाइकिल कर सकते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर हो गया, राइट। अब देखिए कितना ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, अगर आप दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में एयर पॉल्यूशन कितना ज्यादा रहता है, कितना प्रॉब्लम रहती है एयर पॉल्यूशन की, ठीक है ना, इतनी ज्यादा गाड़ियां रोड पे चल रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडस्ट्रीज भी, इंडस्ट्रियल एरिया है, नोएडा का एरिया है, या फिर आप देखिए फरीदाबाद का एरिया है, दीज आर ऑल इंडस्ट्रियल टाइम्स। तो इंडस्ट्री की वजह से क्या हो रहा है, आप देखिए दिल्ली का प्रॉब्लम हमेशा बना हुआ है, हमेशा होता है, बिकॉज ऑफ दैट एयर क्वालिटी इन दिल्ली बहुत पुअर हो जाती है, AQI जिसको बोलते हैं ना हम, एयर क्वालिटी इंडेक्स, बहुत पुअर हो जाती है। अभी मैं कल ही देख रहा था 344 नियर नोएडा, 344, अरे भैया इतना ज्यादा पोल्यूशन लेवल हो गया है। तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, हम लोग इसी में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है उन्हीं के ऊपर कुछ तरीके का हम लोग बार लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उनको बोल सकते हैं कि आप इससे ज़्यादा एमिट नहीं कर सकते हैं, कोई पॉल्यूशन का लिमिट होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए। जैसे वर्ल्ड लेवल पे भी एक स्टैंडर्ड सेट हुआ है, ठीक है ना, यू कैन नॉट एमिट बियॉन्ड दिस, कार्बन को आप एमिट नहीं कर सकते हैं। तो एयर पॉल्यूशन आप इस तरीके से रोक सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन आप इस तरीके से रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं कि आप किस तरीके से, देखिए काफ़ी ओपन एंडेड चीज़ है ये, काफ़ी ओपन एंडेड, काफ़ी आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने बताया ना आपको, वाटर पॉल्यूशन के लिए आप कंट्रोल कर सकते हैं कैसे, कि आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दीजिए, ठीक है ना, आप डंप भी मत होने दीजिए वेस्ट को नदी में। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब ये है कि आप उस पर्टिकुलर एरिया के पानी को साफ करिए किसी मशीनिस्टिक चीज़ों के थ्रू, या फिर आप उनको डंप ही मत होने दीजिए। एयर पोल्यूशन की बात करें तो इस तरह का पोल्यूशन गाड़ियों के, जैसे अभी आपको पता होगा कि जब दिल्ली की गवर्नमेंट थी, दिल्ली गवर्नमेंट जो है आम आदमी पार्टी, उसने ऑड इवन का फॉर्मूला चलाया था, है ना, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर इतना ज़्यादा, ऑटोमोबाइल्स इतने ज़्यादा हैं रोड पे, है ना। अब उससे क्या मतलब हुआ, ऑटोमोबाइल बहुत होने का मतलब क्या हुआ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम कर रही है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि अगर हम किसी तरीके से कार का, अगर जैसे अरविंद केजरीवाल जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ऑड इवन का फॉर्मूला लेके आए, वो कंट्रोल करने का तरीका था। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ किताब का सोचें, किताब में क्या क्या लिखा हुआ है, मैं ओपन एंडेड बता रहा हूँ आपको, रियल टाइम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट ने ये किया, ठीक है। इसके अलावा रिसेंटली क्या हुआ बच्चों, कि अभी यहाँ पर एक दिल्ली में ही इन्होंने एक लगाया हुआ है, एक एट अ सर्टेन प्लेस, जिससे आप एयर को प्यूरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, कंट्रोल करने का तरीका क्या हो गया कि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर लें, ठीक है। हम वाटर का अगर बात कर रहे हैं तो वाटर की हार्वेस्टिंग करें, हम वाटर को बार बार रीयूज करें, हम बार बार उसको रिसाइकिल करें। तो ये सब तरीके हैं जिससे हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को होने से रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पोर्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा लैंड की बात कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ यहाँ पर है, ग्राउंड वाटर का आप ओवर यूज ना कर रहे हो, ठीक है ना, ये भी आप लिख सकते हैं, भाई वाटर है, ठीक बात है। अब आपका ग्राउंड वाटर जो है, ठीक है, आप उसको बहुत ज़्यादा यूज ना कर रहे हो,
ठीक है, इसका आप ओवर यूज ना कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, जब ओवर यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, जो ग्राउंड वाटर होता है वो रिप्लेनिश हो जाएगा, ठीक है ना, ये सब सिस्टम आ जाएगा। तो ये सब चीजें जो हैं हमारी हेल्पफुल होती हैं कंट्रोल करने के लिए। आप और भी तरीके सोच सकते हैं, नॉट इवन एनसीईआरटी, आप यू कैन इवन गो बियॉन्ड द एनसीईआरटीज कि आप उसकी मदद से कर सकते हैं। जैसे कि आप और क्या करेंगे, अब जैसे इसमें बताया गया कि आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस बना सकते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस बना सकते हैं, ठीक है। और भी ऐसी चीजें हैं जो आप बेसिकली यहां पर कर सकते हैं अगर आपको कंट्रोल करना है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पे। तो इकोलॉजिकल बैलेंस होना चाहिए, आप कोई चीज का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम कर रहे हो, ठीक है ना, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। ये सब चीजें जो है यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती, ठीक है इतना। तो हमारा चैप्टर यहाँ पर ये एंड होता है, इसमें और कुछ है नहीं। जो मैंने आज आपको बताया मेनली आयरन एंड स्टील और एल्यूमिनियम, बच्चों यही दोनों काफी इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया आपकी किताब में भी बहुत ही एक एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो आई डोंट थिंक ज़्यादा सेंस मेक कर बना रहा है वो, लेकिन फिर भी मैंने आपको जितना जितना दिया हुआ है ट्राइड कि मैं आपको थोड़ा समराइज करके उनके बारे में बता सकूं, ठीक है। फिर हमारा स्प्रिंट बैच भी एक, सॉरी स्प्रिंट कह रहा हूँ, उड़ान बैच भी हमारा ये, तो उसके लिए हम लोग मैप वर्क करेंगे। तो उस मैप वर्क में इनको हम अच्छे से लोकेट करके देख भी लेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो यहीं पर हम रुकते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत जो नहीं आ रही होगी लेक्चर को समझने में, और अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को पता है टेलीग्राम चैनल भी है, और आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं नीचे, राइट। तो ये एक ऐसा पोर्शन था जो आपने कवर किया है आज, जो काफ़ी फैक्चुअल है, जिसमें आपको रटना ही पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। ऐसा कुछ यहाँ पर स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और इंपॉर्टेंटली आप लोग बार बार जो कह रहे हैं कि सर कोर्स खत्म कब होगा, ये वो कोर्स आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अब देखिए ज्योग्राफी में एक चैप्टर बचा है बस, हिस्ट्री आपका पूरा हो चुका है, ठीक है ना। तो जल्दी ही हम इस चैप्टर को भी खत्म कर देंगे, तो आपका जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैप वर्क बचेगा, मैप वर्क हम लोग एक एक दो दो क्लास में करते रहेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।